हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा यूटेट पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में जो पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण के 30 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन ए है ये हल्के पदार्थ की बनी होती है, और ऑप्शन बी है ये अवशिषी पदार्थों की बनी होती है, आविषी पदार्थों की बनी होती हैं, और ऑप्शन सी है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है, और ऑप्शन डी है ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। तो दोस्तों जब हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जिन प्लास्टिक की प्लेटों पर हम भोजन करते हैं उन्हें दोबारा से प्रयोग या उपयोग में क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं लानी चाहिए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? ऑप्शन ए है जल, बी है वन, सी है पवन, और डी है सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों ऐसा कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो विश्व में सबसे तेजी से घटता जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन। आए दिनों हम वनों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बी है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, और सी है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, और डी है टीम भावना बढ़ाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आप क्या पर्यावरणीय अध्ययन में जो शैक्षणिक भ्रमण करवाते हैं आप बच्चों से, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों उसका मूल उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखना। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं करते हैं हम पर्यावरण अध्ययन में। पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना, और ऑप्शन सी है विद्यार्थियों का मनोरंजन। तो सिर्फ दोस्तों हम मनोरंजन के लिए ही कक्षा नहीं चलाते हैं। और ऑप्शन डी है शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय क्या है? शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? दोस्तों जब इंटरवल हो जाता है और इंटरवल के बाद क्या है भोजन अवकाश के बाद आपका कौन सा पर्यावरण का पीरियड है, और आप देख रहे हैं कि कक्षा में बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? ऑप्शन ए है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी
बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अच्छी बात है। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं करना है कि अगर बच्चे किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप प्रकरण ही बदल देंगे, तो ऐसा तो आपको नहीं करना है। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने ले जाएंगे। ऐसा भी नहीं करना है कि जब बच्चों की रुचि ना हो पढ़ने में तो आप उन्हें सीधा ग्राउंड में ले जाओ, तो ऐसा भी नहीं करना है। और ऑप्शन डी है, बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर सो जाएं। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं करवाना है। आपको क्या करना है कि आपको उस समय क्या करना है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये 3 प्रश्न थोड़े से स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे हैं, तो इनको हम छोड़ देंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब 3 प्रश्न अच्छे से नहीं दिखे तो उसके लिए असुविधा के लिए खेद हैं। स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? जंगल, घास का मैदान, झील, सागर। तो दोस्तों संसार का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है वो होता है सागर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, पेरियार, कॉर्बेट, राजाजी। तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्बेट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, गांवों में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। गांवों में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, क्यों? इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। ऑप्शन सी है यह पर्यावरण हितैषी है, और ऑप्शन डी है यह आसानी से आग पकड़ लेती है। तो दोस्तों गांव में जो हम लकड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है, वनों का विकास करके, वनों की कटाई करके। तो कटाई करके तो दोस्तों क्या है, मृदा अपरदन नहीं रुकने वाला है। और उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करके, तो इससे भी दोस्तों वनों का क्या है, अपरदन नहीं रुकने वाला है। और जंतुओं द्वारा अतिचारण, तो दोस्तों इससे तो मृदा अपरदन और होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृदा अपरदन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, और वृक्ष की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी 1986, 1988, 1990, 1983। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1986 में गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया, शुरू की गई। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, रेडियो एक्टिवता की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, और क्यूरी में, हर्ट्ज में, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डेसिबल में हम किसकी
तीव्रता मापते हैं ध्वनि की, ध्वनि की तीव्रता हम डेसिबल में मापते हैं, और क्यूरी की जो तीव्रता है वो हम डेसिबल में मापते हैं, और हर्ज में किसकी तीव्रता मापते हैं, आवृत्ति की, आवृत्ति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापते हैं और हर्ज में आवृत्ति की तीव्रता मापते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है माइकोराइज पाया जाता है साइकस में, गुलाब में, पाइनस चीड़ में और बुरांश में। तो दोस्तों किस में पाया जाता है माइकोराइज, किस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीड़ में। पाइनस में क्या है, माइकोराइज पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है टिनिटस रोग में होता है कान से निरंतर घंटी की आवाज, कम दृष्टि, सूखी त्वचा, हृदय की धीमी धड़कन। तो दोस्तों टिनिटस रोग में होता है, क्या होता है, कान से निरंतर घंटी की आवाज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, एक्स किरण, CO2, CO गैस, SPM कण, SO2 गैस। तो दोस्तों वायु प्रदूषक कौन नहीं है, ये तीनों ही तो क्या है, वायु प्रदूषक है, लेकिन एक्स किरण क्या है, वायु प्रदूषक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है लघु हिम युग के लिए उत्तरदायी कारक, वृक्षारोपण, ज्वालामुखी धूल, अत्यधिक यातायात वाहन और ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी धूल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती। इसका कारण है गहरा तालाब, पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और पक्का तालाब, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी में जो मछलियों का मरने का कारण है, जो जीवित नहीं रह पा रही है, वो है पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है प्रश्न है दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रश्न पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग किए करके गेहूं का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया। इसका कारण है, तो ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, बी है वाष्पोत्सर्जन, और सी है राइबोजोयम जीवाणु, और डी है श्वसन गुणांक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइजोबियम जीवाणु। तो दोस्तों जो ये राइबोजियम जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस है उसको क्या करते हैं, स्थिर करने का काम करते हैं। और साथ में जो राइजोबियम जो जीवाणु है ये क्या करते हैं, जो वृक्ष की जड़ें होती है, जो पादपों की जो जड़ें होती है, उन जड़ों की ग्रंथियों का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
राइजोबियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला थोड़ा प्रश्न बड़ा है तो इसके आकार को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो प्रश्न है दोस्तों, मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चयन कीजिए। तो मृदा के संबंध में दोस्तों हमें प्रश्न बताया गया है। तो फर्स्ट है, मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है, सही बात है। और ऑप्शन सेकंड पॉइंट है, मृदा एक प्रमुख साधन है, संसाधन है, बिल्कुल सही बात है। सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियाँ मृदा पर आधारित होती है। तो दोस्तों संस्कृतियाँ तो क्या है, मृदा पर आधारित नहीं होती है, लेकिन समुदाय क्या है, मृदा पर आधारित हो सकते हैं, लेकिन क्या है, संस्कृति मृदा पर आधारित नहीं होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पॉइंट ए और पॉइंट बी इसके सही उत्तर है। तो ऐसा कौन सा प्रश्न है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है। क्रस्ट दोस्तों किसे बोलते हैं, भू परपट्टी को ही क्या बोलते हैं, भू परपट्टी, भू परपट्टी, भू परपट्टी को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, और बी है लोहा, सी है ऑक्सीजन, और डी है सिलिकॉन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। तो पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, और उष्ण शुष्क कटिबंधीय वन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब होता है दोस्तों ऐसे वृक्ष जो एक बार साल में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है। तो दोस्तों जब कोई एक प्रजाति क्या हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो उसका पहला चरण कौन सा होगा। ऑप्शन ए है पारिस्थितिकीय विलोपन, और बी है सामूहिक विलोपन, और सी है स्थानीय विलोपन, और डी है जैविक विलोपन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानीय विलोपन। ये क्या है, किसी प्रजाति का हमेशा के लिए विलुप्त होने का क्या है, पहला चरण है। कौन सा हो जाएगा, स्थानीय विलोपन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो इसके आकार को हल्का सा छोटा कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है। ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन बी है हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, ऑप्शन सी है पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है, और ऑप्शन डी है विश्व में जल की कुल मात्रा लगातार कम होती जा रही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पानी तो प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है, क्योंकि पीने योग्य पानी कितना है, लगभग 3% पानी ही पीने योग्य है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ऐसा कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? ऑप्शन ए है डीजल, बी है कोयला, और सी है हाइड्रोजन, और डी है केरोसिन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। क्या करता है? इनमें से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? पौधा, कवक, हुमस और बैक्टीरिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है या फर्स्ट है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, और सेकंड है फेफड़ों की क्षति, और थर्ड है त्वचा का कैंसर, और फोर्थ है आमाशय के अल्सर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जब क्या है, हमें यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति हो जाती है और त्वचा का कैंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पढ़ते हैं अगला प्रश्न। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है दांत, हृदय, किडनी, मस्तिष्क। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोराइड प्रदूषण क्या करता है? मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? दांतों को प्रभावित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आज का ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न है दोस्तों, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, शोर प्रदूषण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर पहले बार हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।